हेलो सीएम स्टूडेंट, सो जस्ट स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट टैक्सेशन में जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। सो आज अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 अपनी बुक का। इसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है रेसिडेंशियल। देखिए, रेसिडेंशियल नहीं बोलते कि आपका रेसिडेंस कैसा है, मतलब रेसिडेंशियल से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये रहने पे कहीं ना कहीं ये रहने की तरफ इशारा कर रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आपकी कैसी पोजीशन है, आप रहते कहाँ हो। सो जब हम स्टार्ट करें रेसिडेंशियल स्टेटस तो ये आपके एग्जाम में कई बार 5 to 6 मार्क्स के लिए क्या कहा जाता है, पूछा जाता है। आपके एग्जाम के अंदर ये 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, सो जस्ट स्टार्ट और रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले आएगा रेसिडेंसी फैक्टर। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आएगी वो इसके अंदर आएगी रेसिडेंसी फैक्टर। कि रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि रेसिडेंसी फैक्टर है वो हम किसी भी व्यक्ति का, जो मैंने देखो आपको याद हो अपनी जो पहली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको लिखवाए थे सब्जेक्ट। उन सब्जेक्ट को अगर आप रिमाइंड कर सको तो वो सब्जेक्ट थे ये। वो सब्जेक्ट था, एक तो ये सब्जेक्ट था इंडिविजुअल, एक एचयूएफ भी मैंने आपको लिखाया था, मैंने फर्म भी आपको लिखाई थी, मैंने एओपी बीओआई भी आपको लिखाया था, मैंने आपको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी लिखाया था। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी लिखाया था मैंने आपको। सो इन सारी चीजों के देखिए, इनके सभी के ये पर्सन है तो इनके रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ ना कुछ तो होगा, इनका कुछ ना कुछ तो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। सो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए अपना पूरा चैप्टर है। और देखिए डायरेक्ट टैक्सेशन में इसकी क्या अहमियत है। तो डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स के अंदर इसकी ये अहमियत है कि जो इंडिया हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो टैक्स जो लेती है गवर्नमेंट वो लेती है रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। रेसिडेंशियल स्टेटस, सो जो इंडियन गवर्नमेंट है चाहे कोई भी गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो रेसिडेंट के इस रेसिडेंट स्टेटस के सर्किल में आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग वो चाहेंगे कि हम रेसिडेंट सर्किल से बाहर जाएं। ओके, इसके लिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को देना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर की जो भी इसका की फैक्टर है वो आप लोग समझ सको। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं दो गोले। आप लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ये है टू सर्किल, ये है इंडिया, ये इसके अंदर है टू सर्किल, ये है तो है इंडिया और ये है दुबई, ये है दुबई। ओके, सो इंडिया के अंदर है एक फैमिली, इंडिया के अंदर है एक फैमिली, फैमिली के अंदर है जो पर्सन्स हैं वो है राम, राम है, सीता है, राम सीता दोनों के दोनों क्या है, ये क्या है, हस्बैंड है, ये क्या है, ये है वाइफ। इन दोनों के हैं दो बेटे, इन दोनों के हैं दो बेटे, एक है लव और एक है कुश, एक है लव और एक है कुश। ये क्या है, ये दोनों इन दोनों की क्या है, सन्स है। ओके, ये बेटे ये मम्मी पापा। ओके, अभी देखिए कुश है, ये है यहाँ पे टीचर, कुश है ये यहाँ पे टीचर इंडिया के अंदर, और लव है ये है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये है एक सीएमए। इनकी जो नेटवर्थ है इंडिया के अंदर वो है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज का पैकेज इनको लगा हुआ है इंडिया के अंदर। ओके, अभी क्या होता है, एक दिन जब लव भाई साहब नहा रहे होते हैं तो इनका फोन जो है वो इनके पापा राम के पास होता है और इनको एक कॉल आता है। कॉल कहां से आता है सर, कॉल आता है सर दुबई की कंपनी से। दुबई की कोई कंपनी है सर, टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नामी कोई कंपनी है सर। उनका कॉल आता है मिस्टर लव के पास में। वो बोलती है हेलो मिस्टर लव। सो मिस्टर लव बात करते हैं, बोलते हैं हेलो सर। वो बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग टिल नाउ, आप कैसा कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो उन्होंने बोला वेरी वेरी गुड, लव ने बोला वेरी वेरी गुड। सो उन्होंने बोला कि मिस्टर लव यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड बाय योर कंपनी, बीइंग शॉर्टलिस्टेड बाय योर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमए, फॉर द पोस्ट ऑफ सीएमए। ओके, एंड देयर विल बी ₹20 lakh पैकेज फॉर यू, वी आर ऑफरिंग ₹20 lakh पैकेज फॉर यू। मतलब यहाँ पे उनका कितना पैकेज है, यहाँ पे सर उनका है 10 लाख रुपीज, और यहाँ पे जो दुबई की कंपनी दे रही है वो दे रही है सर उनको 20 लाख रुपीज। इतना सुनते ही सर लव भाई साहब हो गए बिल्कुल खुश। उन्होंने बोला ओके सर मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूँ दुबई। वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के चले गए दुबई। अभी ये जो बात है ये हो रही है 2021 की, और ये जो बात हो रही है ये हो रही है 2021 to 2022, क्योंकि ये जो कॉल जो लव भाई साहब को आया था ये आया था 29 मार्च 2020 को। और लव भाई साहब ने ज्वाइन किया है 3rd of अप्रैल को
उन्होंने ज्वाइन किया है 2021 को 2020 को उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर अपन बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ 2021 आएगा, यहाँ पे भी 2021 और यहाँ पे भी 2021। ओके, अब अगर मैं इस एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये 1 मार्च लव भाई साहब जो थे वो इंडिया में 1 मार्च 2020 से लेकर ये रहे हैं 29 मार्च 2020 से लेकर 29 मार्च 2021 तक रहे हैं। ओके, 1 मार्च से नहीं 1 अप्रैल से, सॉरी, ये रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 29 मार्च 2021 तक ये यहाँ पे रहे हैं। अब क्या हुआ, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि लव भाई साहब कहाँ है, तो लव भाई साहब छोड़ चुके हैं इंडिया, ही लेफ्ट इंडिया। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल किया लव भाई साहब को कि लव भाई साहब हाउ आर यू। उन्होंने बोला वेरी वेरी फाइन। बोला कहाँ पे हो, बोले दुबई में हूँ सर। बोले वाई, बोले मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैकेज लगा है, सो मैं कुछ सालों के लिए दुबई सेटल हो गया हूँ और अभी मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ 20 लाख रुपीज पर एनम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनके टैक्स असेसिंग ऑफिसर थे उन्होंने बोला नथिंग, ओके, नो नीड टू वरी, बट आप जो अपना प्रीवियस ईयर का इनकम है इसके ऊपर हमें टैक्स दे दो, इस इनकम के ऊपर हमें टैक्स दे दो। सो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे को एक बात बताइए। बोला क्या, बोला जब आपका कॉल आया है उससे 5 मिनट पहले ही मेरे को कॉल आया है, किस चीज का, किसका, दुबई के टैक्स ऑफिसर का, और उन्होंने बोला है कि लव सर जो आप अब यहाँ पे कमाओगे उसका टैक्स आपको यहीं पे देना पड़ेगा, सो मैं आपको टैक्स पे नहीं कर सकता। और उन्होंने बोला, लव भाई साहब को थोड़ा सा ज्ञान था, सीएमए थे वो, तो उनको पता था इनकम टैक्स के बारे में, तो इनकम टैक्स के बारे में उनको पता था। तो उन्होंने बोला कि सर इनकम टैक्स के अंदर एक रूल है कि एन इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। टैक्स ट्वाइस का जो इनकम टैक्स ट्वाइस का जो वो है कंसेप्ट है, उसको आप एक बार याद कीजिए कि एक इनकम के ऊपर एक बार टैक्स दिया जा सकता है, और क्योंकि मैं यहाँ पे दुबई में रह रहा हूँ, तो दुबई में मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है सर, अब ये कर रहे हैं जो इंडियन टैक्स ऑफिसर, ये कर रहे हैं लव भाई साहब के ऊपर इमोशनल अत्याचार से आप लोग कुछ गलत फीलिंग मत लीजिएगा। ये बोल रहे हैं क्या भूल गए तुम अपनी वो माटी, क्या भूल गए तुम अपनी वो हरियाली जो इंडिया में थी, इंडिया में तुम पले हो, इंडिया में तुम बड़े हो, और आज तुम जो वेलफेयर देखने की बात आई तो आप वेलफेयर देख रहे हो दुबई का। अब भाई साहब लव भाई साहब हो रहे हैं इमोशनल थोड़े से, लेकिन देखिए कि कोई भी सिटीजन हो उसके लिए ये इतना नहीं हो पाता है कि वो एक ही जो अपनी पेमेंट है, एक ही जो उसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स दे 2 कंट्रियों के अंदर। सो लव भाई साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे दुबई में हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे को दुबई को टैक्स देना पड़ेगा, और सर मैं एक जगह पे एक इनकम पे 2 टैक्स नहीं दे सकता। ओके, सो ये एग्जांपल है रेसिडेंसी फैक्टर का, कि देखिए पहले वो रेसिडेंट थे इंडिया के रेसिडेंट होने का मतलब कि वो उनको टैक्स जो है वो इंडिया में जाएगा, फिर वो रेसिडेंट हो गए दुबई के, सो इसका मतलब कि उनको जो टैक्स है गवर्नमेंट, जो भी उनकी इनकम के ऊपर टैक्स है वो जाएगा दुबई गवर्नमेंट के पास। ओके, अभी अपन चलते हैं रेसिडेंसी फैक्टर के ऊपर। ये था अपना छोटा सा एग्जांपल कि रेसिडेंशियल स्टेटस इतना जरूरी क्यों है। अभी हम लोग चलेंगे अपने रेसिडेंसी फैक्टर के ऊपर। तो आप लोग हेडिंग डालिए अपने नोटबुक में, रेसिडेंसी फैक्टर, रेसिडेंसी फैक्टर। ओके, तो रेसिडेंसी फैक्टर के ऊपर आप लिखिए, रेसिडेंसी फैक्टर है वो होता है 5% का रेसिडेंसी फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट वन है वो है इंडिविजुअल, जो फर्स्ट वन है इसके अंदर वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है सर, इंडिविजुअल आप और मैं, कोई भी एक व्यक्ति जो अकेला रोड पे चल रहा है वो सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल है सर ये है इंडिया, ये इंडिया है सर, ये है इंडिया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, पीपल्स है, सब्जेक्ट है, लेकिन उन सब्जेक्ट में से हमको कितनों को देखना है, हमको उतनों को देखना है जो टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं, जो एसएससी हैं। मान लीजिए आपके सामने कई सारे लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, और मैं आपको बोलूं कि इनमें से कौन आपका रिश्तेदार है, तो क्या आप उन सारे 100 लोगों की तरफ अंगुली करोगे, या जो आपका रिश्तेदार है जिसे सच में आपकी जान पहचान है आप उसकी तरफ अंगुली करोगे? तो यस, योर आंसर विल बी जिसकी तरफ उसी की तरफ हम अंगुली करेंगे जिससे हमारी बढ़िया अच्छी जान पहचान है। ओके, सो इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हुए रेसिडेंसी फैक्टर क्या करता है, सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ देखता है जो टैक्सेबल इनकम कमाते हैं, जो एक एसएससी कैटेगरी में आए हुए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जो एसएससी ऑफिसर हैं, जो असेसिंग ऑफिसर हैं, उनको इनकम किससे होगी, उनको इनकम उसी पर्सन से होगी जो पर्सन कमाएगा एक अच्छी खासी इनकम। ओके, सो इसके लिए देखिए इंडिविजुअल के लिए क्या फॉर्मेट किया गया, इंडिविजुअल क्या रेसिडेंसी फैक्टर है
वो इंडिविजुअल का किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो कैलकुलेट किया जाएगा पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे कि वो कितने दिन कहां पर रहता है वो डिटरमाइन करेगा कि उसका रेसिडेंसी फैक्टर क्या होगा। ओके, बात करें अगर अपन सेकंड पर्सन की जो है एचयूएफ, एचयूएफ का मैंने कल भी आपको बताया था, ये होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है बॉस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो होती है जिसके अंदर जो दादा होते हैं, पोता होते हैं, उनके और जो उनके दादा के बेटे होते हैं वो सारे मिलकर अनमैरिड डॉटर्स मिलकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनमैरिड डॉटर्स और जो उनकी वाइफ्स होती है उनके बेटों की, दादाजी के जो बेटों की, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके दादा की आपकी मम्मी का जिस प्रकार संबंध है, आपके मतलब आपके दादा की वो हो गई बेटे की बहू, सो वो क्या करते हैं मिलकर सभी करते हैं प्लेटफॉर्म पे आगे बिजनेस, उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो टू टाइप से डिटरमाइन किया जा सकता है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट है वो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ एंड मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ, मतलब कि इसका मतलब है कि ये देखना पड़ेगा रेसिडेंशियल फैक्टर के लिए कि जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, जो एचयूएफ की जो मीटिंग्स हैं, जो एचयूएफ के जो मेन जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन निभा रहा है, वो कहां से निभा रहा है, जो उसके ऊपर जो मेन उसको डिसीजंस लेने एचयूएफ को वो कहां से लिए जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे अपन। तो उससे अपने को पता चलेगा कि रेसिडेंशियल फैक्टर रेसिडेंट है या एचयूएफ या नॉन रेसिडेंट है। ओके, सेकंड इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, पीरियड ऑफ स्टे ऑफ कर्ता, पीरियड ऑफ स्टे ऑफ कर्ता, पीरियड ऑफ स्टे ऑफ कर्ता। इसके अंदर देखिए मेन कौन होता है एचयूएफ के अंदर, एचयूएफ के अंदर मेन होता है कर्ता। सो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कर्ता है वो कहां पे कितने दिन रह रहा है, उसका जो कर्ता, देखिए कर्ता ऐसा तो है नहीं, कर्ता तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, कर्ता तो हम लोगों की तरह ही, आप और हमारी तरह ही वो कोई पर्सन है। सो वो कहां कौन से कंट्री में कितने दिन रह रहा है ये भी देखना पड़ेगा हमको एचयूएफ के रेसिडेंसी फैक्टर के जानने के लिए, क्योंकि एचयूएफ के अंदर कर्ता है वही मेन पर्सन होता है। ओके, अब बात करें अपन अगर थर्ड नंबर की, सो जो अपना थर्ड नंबर जो है वो है फर्म एओपी और बीओआई, फर्म एओपी या फिर बीओआई, इनका सर रेसिडेंसी फैक्टर कैसे पता चलेगा। फर्म आपको पता है क्या होती है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, तो इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए पता चलेगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके लिए कैसे पता चलेगा सर, इसके लिए पता चलेगा हमको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, वही वाली बात कि जो इसके अफेयर्स हैं, जो इसके सारे के सारे मैटर्स हैं वो कहां से वो जज हो रहे हैं, कौन उनके ऊपर जो है एक उनको लीड कर रहा है, जो भी उनके मैटर्स हैं, जो भी उसके डिसीजंस हैं वो कौन लीड कर रहा है, वो बताएगा कि उस फर्म एओपी या फिर बीओआई का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, अब अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की जो है कंपनी, अब पॉइंट नंबर 4 पे आती है कंपनी। सो अगर अपन बात करें कंपनी की तो कंपनी दो प्रकार की होती है, आपको पता है, कंपनी आर ऑफ टू टाइप्स, यू ऑलरेडी नो, कंपनी आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है इंडियन कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी, एक होती है इंडियन कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। सो ये इसकी है, दोनों की दोनों कैटेगरी है, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। ओके सर, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सो अब इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करेंगे सर, हमको पता चल गया कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी क्या होती है। अब आप हमको ये बताइए कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हम कैसे पता करेंगे। सो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने का गोल्डन रूल है, इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट ही होगी, अगर उसके आगे ही इंडियन लग गया तो वो नॉन रेसिडेंट कैसे होगी, तो वो होगी ऑलवेज रेसिडेंट। अगर फॉरेन कंपनी है तो हम देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा पोएम, POEM, पोएम जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें भी वही देखा जाएगा कि जो फॉरेन कंपनी है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से वो कंट्रोल हो रही है, कहां से इंप्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेट बना रखा है, कि जिस व्यक्ति ने उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रखा है सभी के बीच में, वो व्यक्ति कहां पे रहता है वो देखेंगे अपन फॉरेन कंपनी के केस में। ओके, अभी मैं बात करता हूं डिफरेंस बिटवीन, ये जो हुई रेसिडेंशियल स्टेटस की बात, जो इनका कि अपन इन पर्संस का कैसे कैसे इनका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। ओके, अभी मैं बात करूंगा आपके साथ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट। आप लोग हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि सिटीजन और रेसिडेंट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बट यू आर रॉन्ग। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट, देखिए सिटीजनशिप कब मिलती है, आजकल देखिए क्या है, आजकल आपको मैं एक बात बताऊं, इसको बताने से पहले
आप इसकी हेडिंग डाल के छोड़िएगा और फिर आप जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर अपन बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कर रखा है टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम अप टू टैक्स ऑन इनकम अप टू 30%, 30% तक जो टैक्स ले रही है। लेकिन वही जो GOD है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, उसने कर रखा है टैक्स, नो टैक्स ऑन इनकम, टैक्स फ्री कर रखा है उसने इनकम का। जो इनकम टैक्स जो यहाँ पे अपन जिस चीज को नाम जानते हैं ना इनकम टैक्स के नाम से, वो वहां पे है टैक्स फ्री, वो वहां पे है बिल्कुल टैक्स फ्री। ओके, वो वहां पे क्या है, वो है टैक्स फ्री, टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम। सो देखिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इनकम के ऊपर टैक्स देके कोई भी व्यक्ति जो है वो खुश नहीं रहता है। सो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की वाइफ है प्रेग्नेंट, किसी की वाइफ है प्रेग्नेंट, और जब उनको जब वो प्रेग्नेंट बेबी है, वो 6 मंथ का है जब बेबी, सो वो होती है, वो 9 मंथ पे वो बेबी बर्थ कर लेता है, लेकिन 6 मंथ की जब वो होती है तो वो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वो कर सकती है, टूर कर सकती है वो कहीं का भी, मतलब कि वो ट्रेवल कर सकती हैं। सो उन्होंने फ्लाइट से वो इंडिया से चली जाती है दुबई, फ्लाइट से वो इंडिया से चली जाती है दुबई, और दुबई जाने के बाद वहां पे वो देती हैं बर्थ टू हिज बेबी। और जब वो बर्थ टू हिज बेबी देती हैं तो वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म हुआ है दुबई में, सो हमारा बच्चा जो है वो है सिटीजन दुबई का। और जब उनका बच्चा दुबई का सिटीजन हो गया तो जो पेरेंट्स होंगे उनको मिल जाएगी सिटीजनशिप दुबई की, इस प्रकार के। और रेसिडेंट जो है, रेसिडेंट वो जो वो है रेसिडेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। वो जैसे कि मान लीजिए आज आप रेसिडेंट हो इंडिया के, जरूरी नहीं है कि कल भी आप इंडिया के रेसिडेंट रहो, जरूरी नहीं कि परसों आज आप दुबई के रेसिडेंट हो परसों भी आप दुबई के रेसिडेंट ही रहो, लेकिन ये जरूरी है कि जहां पे आप जन्मे हो टिल टिल अगर आप इसके लिए कोई कुछ नेचुरलाइजेशन का कोई कंसेप्ट आप अपनी लाइफ में नहीं लेके आते हो, तब तक आपकी जो सिटीजनशिप है वो जहां पे आपने बर्थ किया है वहां से चेंज होने के बिल्कुल नील चांसेस आप मान सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्केल, अपनी जो स्केल है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, ताकि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन हो। सो इसके लिए सबसे पहले मैं पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। ओके, एक तरफ तो हम लिखेंगे सिटीजन और एक तरफ हम लिखेंगे रेसिडेंट। ओके, दिस मच आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। सो वी विल राइट डाउन हियर सिटीजन, फर्स्ट टाइम वी विल राइट डाउन हियर सिटीजन। यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे सिटीजन की बातें, और इन द नेक्स्ट वी विल राइट रेसिडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिडेंट के सारे। ओके, हियर वी विल राइट अबाउट रेसिडेंट। तो सिटीजन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इफ बोर्न इन दैट कंट्री और डू एनीथिंग विच लेट्स नेचुरलाइजेशन लाइक मैरिज एसेट्रा। इसके लिए देखिए बर्थ देने की बात नहीं है बेबी को, कई की जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे आप क्या कीजिए, वहां पे आप वो देखिए कंट्री इंडिया की है लेकिन वहां की सिटीजनशिप लेना कोई छोटी बात नहीं थी। अभी तो 370A वगैरह हटा दी है शायद, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने। पहले वहां पे क्या था कि अगर आप वहां पे किसी भी लड़की के साथ शादी कर लेते थे तो ही आपको जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिलती थी। ओके, वहां का नॉर्म्स थे, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही एक प्रकार से अलग था। तो सिटीजन की जब हम बात करेंगे तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 डालिए और यहाँ पे लिखिए इफ बोर्न इन दैट कंट्री, इफ बोर्न इन दैट कंट्री, और ये आप साथ साथ लिखते भी चलिए इफ बोर्न इन दैट कंट्री, इफ बोर्न इन दैट कंट्री, इफ बोर्न इन दैट कंट्री, और डू एनीथिंग विच, और डू anything which, or do anything which, or do anything which leads naturalization, which leads naturalization like marriage, naturalization like marriage etc, like naturalization like marriage etc। ओके, अगर अपन बात करें इसी टाइम पे, सेम टाइम पे हम बात करें रेसिडेंट की, तो इसके अंदर आएगा टाइम पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री, टाइम पीरियड ऑफ स्टे, टाइम पीरियड ऑफ स्टे, टाइम पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री, टाइम पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि सिटीजन कोई व्यक्ति कब बनता है, सिटीजन कोई व्यक्ति उस प्लेस का, उस कंट्री का तब बनता है जब क्या तो उसका बोर्न हुआ हो, वहां उस जमीन पे वो जन्मा हुआ हो, उस जगह पे वो जन्मा हुआ हो जो उस कंट्री के अंडर हो। सो वहां पे वो क्या बन जाता है, सिटीजन बन जाता है। या फिर वो कुछ ऐसी चीज करे जो नेचुरलाइजेशन को लीड करती है, जैसे कि मान लीजिए वो वहां पे शादी कर ले किसी लड़की के साथ, वहां पे अपने बच्चे को जो है बर्थ दे दे, जन्म दे दे, तो रेसिडेंट है वो टाइम पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री। मैंने आपको बताया कि रेसिडेंट है वो चेंज होता रहता है,
आज आप रेजिडेंट हो इंडिया के, इट माइट बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल, ये होता है पॉसिबल कि आज आप इंडिया के रेजिडेंट हो और भविष्य में आप रेजिडेंट बन जाते हो दुबई की। सो टाइम पीरियड ऑफ स्टे इन दैट कंट्री लीड्स टू रेजिडेंट। ओके, जब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर सेकंड की सिटीजन के अंदर, तो ये होता है राइट टू गेट पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। इसको क्या होता है, इसको होता है राइट टू गेट पासपोर्ट, राइट टू गेट पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, राइट टू गेट पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। इसके पास क्या होता है, इसके पास राइट होता है उस कंट्री का पासवर्ड हासिल करने के लिए। ये उस कंट्री का पासवर्ड ले सकता है, पासपोर्ट सॉरी, ये उस कंट्री का पासपोर्ट ले सकता है। ओके, अगर वही मैं बात करूं रेसिडेंट के केस में, सो डजंट हैव द राइट टू होल्ड द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, डजंट हैव द राइट, डजंट हैव द राइट टू होल्ड, डजंट हैव द राइट टू होल्ड द पासपोर्ट, टू होल्ड द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, टू होल्ड द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब है कि जब हम बात करेंगे सिटीजन के केस में, तो उनके पास फुल राइट्स हैं कि वो उस कंट्री का पासपोर्ट जो है प्राप्त करें। लेकिन जब हम बात करें रेसिडेंट की, तो उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो उस कंट्री के पासपोर्ट के लिए डिमांड करें। ओके, थर्ड नंबर है सेम फॉर ऑल ईयर्स, सेम फॉर ऑल ईयर्स, मतलब कि जब तक आप इस किसी नॉर्मल ऐसी चीज नहीं करते जो नेचुरलाइजेशन को लीड करती है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो सेम रहती है फॉर ऑल ईयर्स। ओके, नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, एक तो वो मैरिज वाला कंसेप्ट और एक बेबी बर्थ वाला कंसेप्ट। ओके, लेकिन जब भी मैं बात करूंगा रेसिडेंट की, तो इसके अंदर देखिए मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब है कि जो ये है रेसिडेंट, ये चेंज हो सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसकी जो रेसिडेंट है ये चेंज कर सकता है अपनी कि ईयर टू ईयर ये चेंज कर सकता है। ओके, बात करें अपनी फोर्थ नंबर पॉइंट की, तो ये वोटिंग राइट्स, पोजेस वोटिंग राइट्स, पोजेस वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स मतलब कि जब हम बात करेंगे सिटीजन की, तो उसके पास होते हैं वोटिंग राइट ऑफ दैट कंट्री। और जब हम बात करेंगे इसकी रेसिडेंट की, तो नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स मतलब कि जो वहां के इलेक्शन होते हैं उसके अंदर, जो अगर आप वहां के सिटीजन हैं तो आप वहां पे वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैं वहां के सिर्फ रेसिडेंट तो आप वहां पे वोट नहीं कर सकते, आप वहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं रखते हैं। लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ जो डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं वो है अपना फिफ्थ नंबर पॉइंट, और वो है नो वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट, नो वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट, नो वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट, टू एंटर एंड एग्जिट। इसका मतलब है कि जो अगर आप मान लीजिए सिटीजन है किसी कंट्री के, सो आपके पास कोई आपको जरूरत नहीं है वीजा की, आप वहां पे जितनी मर्जी आओ जितना मर्जी जाओ, कोई वीजा की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें रेसिडेंट के केस की, तो वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट, वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट, वीजा रिक्वायर्ड टू एंटर एंड एग्जिट। अभी मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लीजिए आप इंडियन रेसिडेंट हो, इंडियन आप सिटीजन हो, आप रेसिडेंट बन चुके हो जाके दुबई के। सो आपको जब भी आप इंडिया आओगे, सो और तब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी दुबई गवर्नमेंट की, और जब भी आप दोबारा दुबई जाओगे तो भी आपको दुबई गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सारा जो डिफरेंस था छोटा छोटा, ये था सिटीजन और रेसिडेंट के बीच में, ये था सारे का सारा डिफरेंस। आशा करता हूं आप लोग ये डिफरेंस समझ गए होंगे। अभी अपन क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे रेसिडेंसी ऑफ इंडिविजुअल का एक चार्ट, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि हमने रेसिडेंसी देखी थी एक इंडिविजुअल की। सो अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले जो अपनी हेडिंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेसिडेंसी फैक्टर की, वो हम करेंगे इंडिविजुअल से स्टार्ट, ये इंडिविजुअल से हम स्टार्ट करेंगे। सो आप सबसे पहले पेज के अंदर हेडिंग डालिए और एक फ्लो चार्ट बनेगा, वो फ्लो चार्ट आप मेरे साथ साथ बनाइए। ये फ्लो चार्ट के बाद में आपको कोई भी बुक कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे रेसिडेंसी का फैक्टर है वो किस प्रिंसिपल पे किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रेसिडेंसी का जो फैक्टर है वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, हम यहाँ पे लिखेंगे पेज के बीचों बीच रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये फ्लो चार्ट पहले आप अपनी रजिस्टर्स में बनाइए मेरे साथ साथ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन 6, रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन 6, रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन 6। ओके, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक पेन से इसको लिखिए, रेड पेन यूज कर रहे हैं रेड पेन से लिखिए इसको, रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन नंबर 6। और आपकी जो रजिस्टर में अंदर राइटिंग है वो बहुत ही आई थिंक नीट एंड क्लीन होगी, क्योंकि मैं तो अभी पैड में लिख रहा हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग वो थोड़ी ओड है। ओके, फिर आप इसके नीचे लिखेंगे रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, लिखते ही आप इसके नीचे एक तीर बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, एरो का निशान बनाएंगे, और फिर आप लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टे। आप यहाँ पे लिखेंगे
ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है सर पीरियड ऑफ स्टे पे। और पीरियड ऑफ स्टे भी किस में, करंट में या प्रीवियस में। सो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए इन द प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि जब आप रिवीजन पे आओगे और आप अपने नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि करंट ईयर का था या प्रीवियस ईयर का। तो बेटर है अपन लिख ही ले पीरियड ऑफ स्टे, ब्रैकेट में आप लिखिए इन द प्रीवियस ईयर, क्योंकि अगर आप लिख लोगे और जब भी आप फिर सेकंड टाइम रिवीजन के लिए नोटबुक की तरफ फॉरवर्ड होंगे तो आपको इस समय दिख जाएगा कि अपने ब्रैकेट में उस समय क्या लिखा था। ओके सर, अभी बात आती है अपना मेन फ्लो चार्ट बनने की। सो ये आपने बीच में अपने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे इससे फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन इसके लिए ऐसे खींचेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाएंगे और एक वर्टिकल लाइन आप बनाएंगे इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। ओके, ये मेरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो बिल्कुल बन चुकी है। सो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा, पेन चेंज कर लेता हूं मैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन। तो सबसे पहले जो सेक्शन चार्ज होता है वो होता है सेक्शन 6, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन ए। ओके, तो यहाँ पे भी होता है सेक्शन 6 1 ए, सेक्शन 6 1 और ए। ओके, ये है, ये बोलता है। और आप पेज के ऊपर ही ऊपर लिखिए, आप जो ऊपर जो हेडर और फुटर होते हैं पेज के, तो इसके अंदर जो ऊपर जो डिफरेंस जो दिए होते हैं वहां पे आप 3 ऐसे स्टार से बनाइए और वहां पे लिखिए साइंस, क्योंकि इस फ्लो चार्ट में हम यूज करने वाले हैं साइंस का। उन साइंस का मतलब क्या होता है, एक साइन हम यूज करेंगे ये, एक साइन हम यूज करेंगे ये, और एक साइन हम यूज करेंगे ये वाला। ये मैं कोई रॉकेट साइन नहीं बताऊंगा, ये साइन आप लोगों ने शायद जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने मैथ्स के अंदर भी यूज करे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं। तो ये जो फर्स्ट वाला साइन है ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला जो साइन है ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाला साइन है ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। सेकंड वाला साइन है ये होगा लेसर देन, ये होगा लेसर देन। और जो थर्ड वाला है ये होगा लेस देन और इक्वल टू, ये होगा लेस देन और इक्वल टू। ये तीनों की तीनों साइंस हैं, ये आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर फ्लो चार्ट फ्रॉम नाउ। सो ये रहा अपना फ्लो चार्ट, अपने इतना बना लिया है। पीरियड ऑफ स्टे हम लोग लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम ये वाला साइन बनाएंगे जो कि साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज इन इंडिया, 182 डेज इन इंडिया, 182 डेज इन इंडिया। ओके, इधर हम लिखेंगे लेस देन 182 डेज इन इंडिया, लेस देन 182 डेज इन इंडिया। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आप 182 डेज या इससे ज्यादा इंडिया में रहते हो तो आप बन जाओगे रेसिडेंट, लेकिन आप 182 डेज या इससे कम इंडिया में रहते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट। सो अभी देखिए लोगों को क्या पता चला, लोगों को पता चला कि इंडिया के अंदर 182 डेज रहने पे क्या मिल जाती है, रेसिडेंट बन जाते हो आप, और रेसिडेंट बनते ही आपकी इनकम हो जाती है टैक्सेबल। सो लोग क्या करते थे 180 डेज, 179 डेज, 178 डेज इंडिया में रहते, और फिर इंडिया से जब फिर वो बाहर चले जाते दुबई, यूएस, पेरिस, वहां पे वो लोग चले जाते जहां पे टैक्स रेट थे वो बिल्कुल कम होते, और ऐसे कर करके वो नन कंट्री के रेसिडेंट रह जाते, वो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट बनते ही नहीं। नन कंट्री रेसिडेंट, वो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं बनते। अब ये बात पता चल गई सर इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स ने था उसको ये बात पता चल गई कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कंट्री में निवास करते हैं जो किसी भी कंट्री के रेसिडेंट नहीं है, मतलब किसी की भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं हो तो आपके लिए फिर और कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन अगर आप 182 डेज इंडिया में हो सो आपको क्या माना जाएगा, आपको माना जाएगा सर रेसिडेंट, आपको माना जाएगा सर रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया, आप क्या कीजिए ये लाइन बनाइए और यहाँ पे लिखिए रेसिडेंट, आप यहाँ पे लिखिए रेसिडेंट। ओके, और रेसिडेंट को आप जो है बाहर से ऐसा बॉक्सा बनाइए इसके रेसिडेंट के बाहर से। ओके, जो मेन चीजें होंगी जो फाइनली बताएगा अपने को कि क्या है उनको मैं इस प्रकार से बॉक्स के अंदर ऐड कर दूंगा। ओके सर, अभी इस चीज को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप 182 डेज नहीं है ना यहाँ पे, अगर आप 182 डेज यहाँ पे नहीं है तो आपके लिए एक चीज और जो है वो आपके लिए जो होगी वो ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि अगर आप रेसिडेंट हो, अगर आप रेसिडेंट बन चुके हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बोलती है कि अगर आप रेसिडेंट बन चुके हो यहाँ के हमारी कंट्री के, सो आपके ऊपर दो अलग जो सेक्शन है वो भी आपके ऊपर फॉलो होंगे। और वो सेक्शंस क्या है, वो सेक्शंस है सर, अगर आप
सेक्शन 6(1)(a) के अंडर में आप बन चुके हो, 182 डेज आपका पीरियड ऑफ स्टे नहीं है और आप नॉन रेसिडेंट घोषित हो चुके हो, तो आपके लिए अलग से कंडीशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी। वो मोर कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस है कुछ इस प्रकार, देखिए वो कंडीशंस है कुछ इस प्रकार। इसके लिए आपको दी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दो कंडीशंस। क्या फर्स्ट कंडीशन से तो बहुत ही आराम तरीके से बच रहे हो, लेकिन इस बार आप कैसे बचोगे ये इंडियन गवर्नमेंट देखना चाहती है। तो उन्होंने बना दी दो अलग अलग कंडीशन, जिनके सेक्शन दे दिए अलग अलग। जिसका फर्स्ट का सेक्शन था सेक्शन दे दिया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड देन सी, और इसका भी दे दिया सेक्शन 6(1) एंड देन सी, सेक्शन 6(1) एंड सी। ओके, ये दे दिया सेक्शन 6(1) सी। ओके, अभी उनके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट वाले के अंदर इन्होंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज इन इंडिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज इन इंडिया, 60 डेज इन इंडिया एंड, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर दो नाम आएंगे, एक तो एंड और एक और। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज, 365 डेज in the last four previous years, in the last four previous years, in the last four previous years। ओके, अगर आप ये दोनों की दोनों कंडीशंस हैं ये फुलफिल कर लेते हो तो बधाई हो, आप बन चुके हो रेसिडेंट। आप क्या बन चुके हो, आप बन चुके हो सर रेसिडेंट। सो अगर आप ये दोनों की दोनों चीजें फॉलो कर रहे हो सो आपको करार दे दिया जाएगा एज ए रेसिडेंट, आपको रेसिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया का। ओके सर, अब क्या होगा सर, चलिए सर माना कि हमने ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं की तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए एक कंडीशन और बनाई है, वो है लेस देन 60 डेज इन इंडिया, लेस देन 60 डेज इन इंडिया, लेस देन 60 डेज इन इंडिया, लेस देन 60 डेज इन इंडिया। और देखिए यहाँ पे आ गया और का मतलब या, लेस देन 365 डेज, लेस देन 365 डेज, लेस देन 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, in the last 4 previous years, in the last 4 previous years। ओके सर, यहां तक का फ्लो चार्ट आप लोग समझ गए कि अगर आप लोग इस वाले जो है ये वाला जो इसका कंडीशंस है इनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा और टाइट करने के लिए, इस बाउंडेशन को थोड़ा और टाइट करने के लिए अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अभी आप लोगों ने 60 डेज से भी कम हुआ और 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस, ये वाली कंडीशन जो है ये आपने सेटिस्फाई कर दी, तो फिर इसके बाद में आप पे लगेगी एक कंडीशन और जो है वो आप पे लगाई जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। आपके ऊपर देखा जाएगा कि आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। तो इसके लिए अगेन ये दो कंडीशंस के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाइड होगा। वो कंडीशंस क्या है चलिए देखेंगे अभी अपन। वो कंडीशंस हैं वो जो है वो है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A के अंदर है ये है सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाली है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया, अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया। ये आप साथ साथ ही फ्लो चार्ट हो अपनी नोटबुक में बनाइए। अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया दैट इज ग्रेटर देन इंडियन, ग्रेटर देन ₹15 लाख, ग्रेटर देन ₹15 लाख। ओके, सेकंड वाली कंडीशन है वो बोलती है नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि आपकी जो इनकम जो आप इंडिया से कमा रहे हो वो भी है लेस देन 15 लाख रुपीज। सो आपको मिल जाएगा एक चीज से आपको नवाजा जाएगा, वो है बधाई हो आप हो नॉन रेजिडेंट, आपकी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल। सो आप बन गए नॉन रेसिडेंट, आप बन गए सर नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट जब आप बन चुके हो सो ये देखिए ये एक टर्म है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसको क्या कर दिया बॉक्स के अंदर, हम इसको बंद कर देंगे नॉन रेसिडेंट को। ओके सर, अभी सर क्या हुआ, अभी यहां तक का जो चार्ट है वो अपना पूरा हो चुका। अभी अगर आपकी इनकम जो है वो इंडिया से 15 लाख या इससे ज्यादा है सो आपके लिए फिर अगेन दो कंडीशन है आपके लिए इस एक्ट के अंदर। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी है, वो दो कंडीशन है सर, मैं चलिए अपने इस फ्लो चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। वो दो कंडीशन है सर आपके लिए, 1 मिनट सर, वो दो कंडीशन हम आपको बिल्कुल बता देंगे। सो वो दो कंडीशन हैं, वो दो कंडीशन कुछ इस प्रकार है, 1 मिनट। ओके एंड यस, इसके लिए आप अपने फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यस, दिस इज द मैन। ओके, सो वो दो जो कंडीशंस हैं वो है
फर्स्ट वन वाली कंडीशन है रेसिडेंट ऑफ सम अदर स्टेट, रेसिडेंट ऑफ सम अदर स्टेट, रेसिडेंट ऑफ सम अदर स्टेट। और देखिए यहाँ पे आप एक चीज ऊपर और लिखिए कि स्टेट का मतलब जो यहाँ पे है वो है कंट्री, स्टेट का मतलब यहाँ पे है कंट्री है सर, यहाँ पे स्टेट का मतलब वन मिनट सर, स्टेट का मतलब जो है वो यहाँ पे है कंट्री। इसको मैंने देखिए अलग पेन से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये स्टेट जो है इसका मतलब है कंट्री, इसकी शायद ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो स्टेट, स्टेट का मतलब आप लिख लीजिएगा कंट्री है, ओके। और अगर आप हो नोट अ रेसिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट, नोट अ रेसिडेंट, नोट अ रेसिडेंट ऑफ एनी अदर स्टेट, ऑफ एनी अदर स्टेट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं एनी अदर स्टेट का मतलब है एनी अदर कंट्री, ओके। सो फिर क्या होगा, अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हो या फिर आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हो, अगर आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हो तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ओके सर, आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सो ये भी एक टर्म है जो आपको याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा तो आपको वहां पे आपका कुछ आंसर होगा। एक होगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ओके सर। ये क्या है, ये भी आपके लिए एक टर्म है जो आपको यूज में आएगी, ओके सर, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ओके सर। अब अपन बात करते हैं, अगर आप रेसिडेंट हो तो क्या यहीं पे ही बात खत्म हो जाती है? नहीं सर, यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होती। सो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी आगे कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने रखी हैं, वो कुछ इस प्रकार है, वो देखिएगा, वो है इसके लिए भी दो चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि इनसे चीजों से हम उस पर्सन को जो देखेंगे करके, अगर वो रेसिडेंट बनता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट बनता है, ओके। रेसिडेंट तो वो है ही, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सॉरी। तो इसके लिए इन्होंने रखे दो सेक्शन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। और ये देखिए सेक्शंस में अलग कलर से लिख रहा हूँ, लाइन में अलग कलर से खींच रहा हूँ ताकि जो ये जो आपका फ्लो चार्ट है ना ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ओके सर। इसके अंदर बोला है कि आप क्या हो जाओ, नॉन रेसिडेंट, आप हो जाओ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10, इन 9 आउट ऑफ 10 preceding previous years, in 9 out of 10 preceding previous years, 9 out of 10 preceding previous years, 9 out of 10 in preceding previous years। और के अंदर भी एक कंडीशन है, वो है और लेस देन और इक्वल टू 729 days, लेस देन और इक्वल टू 729 days, 729 days in last 7 previous year, in last 7 previous years, okay, in last 7 previous years, okay सर। सो ये क्या, अगर आप ऐसे इस वाली कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हो तो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप बन जाते हो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप क्या बन जाते हो सर, आप बन जाते हो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी मतलब कि आप रेसिडेंट तो हो, बट आप कैसे रेसिडेंट हो, आप हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ओके सर। तो ये वाली भी टर्म है, ये भी अपना किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर होगा, ये वाला टर्म भी अपना किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर होगा, तो मैं इसको भी बॉक्स के अंदर बिल्कुल सील कर रहा हूं, ओके सर। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की। इसके अंदर होगा रेसिडेंट इन ग्रेटर देन और इक्वल टू, रेसिडेंट इन ग्रेटर देन और इक्वल टू, रेसिडेंट इन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 preceding previous years, 10 preceding previous years, 10 preceding 2 greater than or equal to 2 out of 10 preceding years, and वाली कंडीशन है इसके अंदर, और वाली and greater than 729 days, and greater than 729 days in last 7 previous years, in last 7 previous years, ओके सर, इन लास्ट 7 previous years। सो आप अगर ये वाली कंडीशन आप फॉलो करते हो तो आप बन जाते हो सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप बन जाते हो सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा बना है, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है फ्लो चार्ट। ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है
क्योंकि इंडिविजुअल केस में है। जब इंडिविजुअल केस पार हो जाएगा, जब अपनी बात आएगी एचयूएफ की फर्म की, सो इसमें उसके अंदर जो अपन रेसिडेंशियल स्टेटस जो अपन देखेंगे उसके लिए बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट मैं आपको एक बार बताऊंगा और एक बार में ही आप समझ जाओगे। ये जो इतना बड़ा आपने फ्लो चार्ट बनाया है, ये जो फ्लो चार्ट है ये सिर्फ बनता है रेसिडेंट के ही केस में, उसके अंदर ये कोई भी केस में फ्लो चार्ट है ये नहीं बनता है। आई होप ये आपको अभी इतना ऐसा फ्लो चार्ट है जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। इस फ्लो चार्ट के आगे देखिए, इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन दिस फ्लो चार्ट इटसेल्फ। सो इसके लिए अपने को 4 पॉइंट्स है वो भी ध्यान में रखने हैं। सो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस वीडियो के अंदर यहीं पे इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने इसको देखिए कलरफुल, देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया, लाइन खींची रेड पेन से, जो सेक्शंस लिखे वो मैंने लिखे ब्लू पेन से, जो मैंने इसके ऊपर बात लिखी वो लिखी ग्रीन पेन से, ताकि ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको कंफ्यूज ना करे, इस फ्लो चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सके और ये फ्लो चार्ट आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सर करेंगे, अभी हम लोग इसका करेंगे, जो आप पॉइंट्स बता रहे थे वो पॉइंट्स सर आप हमको प्लीज लिखवा लीजिए। ओके, तो अभी अपन लिखते हैं वो पॉइंट्स। तो पॉइंट्स नंबर फर्स्ट से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है द डे व्हेन एनी इंडिविजुअल, द डे when any individual, the day when any individual, the day when any individual, the day when any individual leaves India and comes back to India, leaves India, when any individual leaves India and leaves India and comes back to 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 India is also included while is also included while is also included while computing the number of days, while computing the number of days, while computing the number of days। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि जब भी आप इंडिया में आते हो और जाते हो तो वो दोनों दिन, जब आप आए जब आप गए, तो वो दोनों के दोनों दिन है वो आपके कंप्यूट किए जाएंगे। ओके सर, सेकंड नंबर बात, every single hour is computed as a day, is computed as a day, computed and treated as a day and treated as a day। मतलब कि अगर आप किसी दिन की 5 मिनट भी अगर इंडिया में रहे हो और फिर आपने लीव कर दिया तो वो गिना जाएगा एज ए डे, वो एज ए डे ट्रीट किया जाएगा इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार। फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज एंड फॉर कैलकुलेटिंग योर रेसिडेंसी, वो कैलकुलेट किया जाएगा एज अ मिनट भी एक डे के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी। थर्ड, स्टे एट सेम प्लेस इज नॉट नेसेसरी, स्टे एट सेम प्लेस, स्टे एट सेम प्लेस इट नॉट नेसेसरी, स्टे एट सेम प्लेस इज नॉट नेसेसरी, स्टे एट सेम प्लेस इज नॉट नेसेसरी, is not necessary and continuous stay in India is also not necessary and continuous stay in India and continuous stay in India is also and in India is also not necessary, is also not necessary। इसका मतलब देखिए समझिएगा आप कि मतलब कि आप इंडिया आए 2020 टू 2021 फाइनेंशियल ईयर में, सो आप 40 डेज रहे हैदराबाद, 10 डेज रहे आप मुंबई, 2 डेज रहे आप जयपुर, 3 डेज आप रहे वेस्ट बंगाल, 4 डेज रहे आप आंध्र प्रदेश। सो ये जो टोटल है ये इंडिया में ही आप रहे, सो इन सभी का टोटल लिखा जाएगा, न कि ये कि आप कहाँ अलग अलग रहे। सो इसके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कहने का मतलब है कि सेम प्लेस पे रहना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप कितने दिन तक रहते हो। एंड कंटिन्यूअस डे इन इंडिया इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। आप शुरू के 40 डेज आए इस ईयर के अंदर चले गए, 2 डेज बाद फिर 20 डेज के लिए फिर चले गए, फिर 5 डेज बाद आए फिर रहे, फिर 10 डेज के लिए रहे, फिर 2 डेज बाद निकल लिए। सो जितना भी आप कंप्लीट ईयर में आप चाहे कंटिन्यूअस रहो या फिर चाहे बीच बीच में रहो, वो सारा का सारा काउंट होगा। ओके सर, नंबर 4 जो है वो है ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू, ए पर्सन shall be deemed to reside in India, a person shall be deemed to reside in India if he is an
टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल 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 वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अभी जब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं, जो सिटीज हैं, उनके अंदर ही रहो। अगर आप जैसे मान लीजिए आप कोई जहाज में रह के गए हो इतने दिन, और वो जो जहाज था वो जहाँ पे वो जहाज खड़ा था, या जहां से जहां तक वो जहाज है वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, वो पड़ता है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, तो भी बधाई हो, आप बन जाओगे एक रेसिडेंट। तो भी आप क्या माने जाओगे? आप माने जाओगे एक रेसिडेंट। ओके, अभी जब मैं बात करूं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया की, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर अगर आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर क्या आता है, तो मैं बोलूंगा 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल्स, 12 नॉटिकल्स, 12 नॉटिकल्स माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल्स माइल्स इसके अंदर आते हैं। तो आप पूछोगे कि सर नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, तो एक माइल इज इक्वल टू 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1.82 किलोमीटर, 1.82 किलोमीटर। तो जब आप 12 नॉटिकल माइल्स का कैलकुलेट करोगे तो आप करोगे 1.82 इंटू 12, तो ये बैठेगा तकरीबन 21.84 किलोमीटर, ये बैठेगा तकरीबन 21.84 किलोमीटर। ओके सर, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में जब अपन आते हैं तो ये बोलता है, पॉइंट नंबर 5 जो अपना है ये बोलता है एन इंडियन सिटीजन, 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 एन इंडियन सिटीजन whose total income from Indian source, whose total income, whose total income from Indian source, from Indian source, whose total income from Indian source, from Indian source, whose total income from Indian source is more than 15 lakh shall be, is more than, is more than, is more than 15 lakh, is more than 15 lakh shall be deemed to be an, shall be deemed to be an, shall be deemed to be an, to be an, to be an Indian resident, Indian resident, to be an Indian resident, Indian resident। इसका मतलब है NOR, not ordinary resident, NOR, not ordinary resident, if he is not liable to tax, if he is not liable to tax, if he is not liable to tax, if he is not liable to tax in any other country, 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 in any other country or territory, or territory, territory, T E R I, T E R R I आएगा, T E R R, T E R R, territory or territory, territory by reason of his residence, by reason of his residence, by reason of his residence, by reason of his residence। ओके, सो जब अपन बात कर रहे हैं, जब अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो ये आएगा, ये बोलता है कि एन इंडियन सिटीजन वो टोटल इनकम, एक कोई भी एक इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स इज मोर देन 15 लाख शैल बी डूम्ड टू एन इंडियन रेसिडेंट NOR। अगर कोई भी एक इंडियन रेसिडेंट है जिसकी जो इनकम है वो इंडियन सोर्सेज से है 15 लाख या इससे ज्यादा, सो उसको ट्रीट किया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के, इफ इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंस। मैंने जो बात आपको शुरू में बताई थी कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी बिल्कुल भी मन नहीं होता, जिनका कि हम जो अपना टैक्स डिपार्टमेंट है उसको हम टैक्स दें। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जैसे मान लीजिए वो लोग देखते हैं, वो लोग पहले ही लिस्ट बना लेते हैं साल के शुरू में ही कि कौन सी कंट्री का क्या रूल है, कितने दिन का क्या रूल है। अब मान लीजिए इंडिया का रूल है, मान लीजिए 182 डेज है इंडिया का रूल, मान लीजिए 182 डेज है इंडिया का रूल, 50 डेज है, 150 डेज है दुबई का रूल, 150 डेज है दुबई का रूल, 90 डेज है यूएसए का रूल, 90 डेज है यूएसए का रूल, और 180 डेज है जापान का रूल, 180 डेज है जापान का रूल, और 228 डेज जो रूल है वो है रशिया का रूल। सो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले साल के शुरू में ही बना लेंगे अपना एक फ्लो चार्ट कि हमको इंडिया में इस बार जो रहना है वो रहना है 180 डेज, 180 डेज, या फिर वो 180 डेज तो बहुत ज्यादा हो गया, वो इससे कम ही रखते हैं, वो रखते हैं 175 डेज, ताकि एक घंटे को भी एक दिन माने तो भी कोई दिक्कत ना हो।
150 डेज दुबई का है तो क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करके लिख लेंगे 145 डेज हमको रहना है दुबई में। ओके सर। 70 डेज रहना हमको यूएसए में। ओके सर। और 160 डेज हम रहेंगे जापान के अंदर। फिर जो टोटल बचेगा इसका 365 से, शायद अभी ये 365 से ऊपर जा रहा है। सो फिर वो क्या करेंगे, अगर मैं बात कर लूँ इसकी जापान को, अगर मैं छोड़ दूं अपने एग्जांपल से, और अगर मैं 180 डेज जापान में देखूं तो जब आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा 510 14 एंड 15 5 19, इसका आ रहा है 395 डेज। तो 395 डेज नहीं होना चाहिए, वो था 375 डेज। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 50 डेज, ये यहाँ पे रहेंगी ओनली 50 डेज। 50 डेज ही ये यहाँ पे रहेंगे। अभी शायद इसका टोटल है वो आ जाएगा बिल्कुल इक्वल। तो वो सबसे पहले ईयर के स्टार्टिंग में ही वो बना लेते हैं अपना प्लान। तो ये क्या हो गया, ईयर प्लान हो गया। सो इससे देखिए क्या हुआ कि वो पूरे साल ट्रेवल करते रहे एक जगह से दूसरे जगह पर। और वो ट्रेवल क्यों करते रहे, वो लोग जो ट्रेवल कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्या वो पागल थे या फिर वो एक्सपेंसेस करने का बहुत शौक था, उनको ऐसा नहीं था। बट ये जो रेसिडेंट, ये जो इंडिविजुअल्स थे, जो पर्सन्स थे, ये जो पर्सन्स थे, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इन लोगों ने किया, इन पर्सन्स ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि क्या, वो लोग चाहते थे कि वो लोग चाहते थे कि उनको किसी भी कंट्री के वो रेसिडेंट ना बने और किसी भी कंट्री में उनको टैक्स ना देना पड़े। सो अभी देखिए आज हम लोगों ने देखा एक फ्लो चार्ट, किसके लिए देखा, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के रेसिडेंस के रिलेटेड हमने देखा एक फ्लो चार्ट, एक रेसिडेंस के लिए देखा हमने एक फ्लो चार्ट। सो अभी आज जो कि है हमारा यहाँ तक का लेक्चर था। अभी जो कल जो हम लेक्चर में देखेंगे वो हम देखेंगे इलिस्ट्रेशंस रिलेटेड टू, इलिस्ट्रेशंस रिलेटेड टू रेसिडेंट ऑफ, रिलेटिंग टू रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल से रिलेटेड उसका रेसिडेंट कैसे, रेसिडेंसी उसकी कैसे फाइंड करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है किसी भी ईयर में। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि देखिए एक तो जो है हम जब भी किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस जब भी हम मेनली किसी का फाइंड आउट करेंगे, सो हमको एक चीज बहुत ही क्लियरली ध्यान में रखनी है कि हम लोग प्रीवियस ईयर से भी डाटा जो एनालाइज करेंगे। करंट ईयर से हमसे कोई मतलब है क्या, नहीं, हमें करंट ईयर से कोई भी मतलब नहीं है। सो अब जब भी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो कल वाली क्लास होगी, सो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं दूंगा आपको इलिस्ट्रेशंस, और उन इलिस्ट्रेशंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि ये रेसिडेंट है, यस सर, कि क्या तो ये रेसिडेंट है या तो ये नॉन रेसिडेंट है। अभी देखिए मैं इसको कलर से सेकंड कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आसानी हो, क्योंकि आज मेरे को पता है मैंने फ्लो चार्ट बनवाया, आप लोगों ने आधा ने फ्लो चार्ट साथ में बनाया होगा, आधों ने नहीं बनाया होगा, आधे बीच में व्हाट्सएप चेक करने लग गए होंगे, पबजी खेलने लग गए होंगे। सो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सो इन सभी के सभी केसेस का जब देखिए, जब अपन अपने हाथ से किसी रजिस्ट्रेशन को करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि रियल डिफरेंस क्या है, तब हम लोग रियल डिफरेंस को फील कर पाएंगे और तभी हमारे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल सही हो पाएंगे। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, सो यू कैन कमेंट अस इन योर कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, आपसे आज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जो है उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर कीजिए करेगा, क्योंकि देखिए आजकल जो फीस है कोचिंग क्लासेस की वो बहुत हाई है, और इस समय हम लोग ही हैं जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री यूट्यूब क्लासेस फॉर सीएमए इंटर ग्रुप फर्स्ट, जिसकी फीस तकरीबन 20,000 तक भी लोग चार्ज करते हैं और 15,000 तो इसकी नॉर्मल फीस है सीएमए इंटर ग्रुप फर्स्ट की। सो ओके, तो टिल दैट एंजॉय, और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। ओके।